Hello and a very good evening, all of you. Greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing, and I'm sure all of you must be doing really good. We all know taking good care of our skin is important for more than just our appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. A fungal infection is very common on our skin or nails. Fungal infections are diseases caused by a fungus. Mild fungal infection can look like a rash, it can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Sakshi Singla, live from Bhiwani, Haryana, to enlighten us on the topic of fungal infection and its management. Dr. Sakshi Singla is a MBBS, MD, dermatology, consultant dermatologist and esthetician at Singla Hospital, Bhiwani, ex Kaya consultant as well. Today, Dr. Sakshi Singla will share with us on fungal infections and its management. A very warm welcome to you, Dr. Sakshi Singla. Thank you. So, doctor, fungal infections are so common, especially in weathers where there is humidity, where there is accumulation of moisture. The cases of fungal infection is on a rise. So it's important to talk about fungal infection क्योंकि एक चीज ये भी देखने में आ रही है आजकल कि फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और लोगों में भी बार बार फंगल इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी देखी जा रही है. तो सबसे पहले तो डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन क्या है, किस तरह से होता है और कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है? फंगल इन्फेक्शन होता किससे है? इट इज कॉज्ड बाय फंगस एज द नेम सजेस्ट. मेनली 3 फंगस के जीनस हैं जिनसे ये होता है. स्किन में, हेयर में और नेल में. जहाँ पे केराटिन टिश्यू प्रेजेंट होता है उन तीनों में ये प्रेजेंट होता है. ट्राइकोफाइटॉन तीनों में इफेक्ट करता है, स्किन, हेयर, नेल. एपिडर्मोफाइटॉन ये स्किन और नेल में करता है. माइक्रोस्पोरम ये स्किन और हेयर में करता है. और सबसे ज्यादा कॉमन जो पार्ट्स होते हैं वो उन पार्ट्स में होता है जहां पे हवा कम लगती है या फ्रिक्शन ज्यादा होती है, जैसे अंडर आर्म्स, अंडर द ब्रेस्ट या आपका ग्रॉइन एरिया, जेनिटल्स के अराउंड. इन एरियाज में फंगस हमेशा ज्यादा होती है. जी, तो फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, कहाँ ज़्यादा हो सकता है, ये हमने जाना। डॉक्टर साक्षी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो व्हाट आर द वेज बाय व्हिच वी कैन प्रिवेंट हैविंग फंगल इन्फेक्शंस, डॉक्टर? Yes, you can prevent it by following some skin measures like ड्राई रखो स्किन को. नहाने के बाद तुरंत हम क्या होता है, कई बार जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेते हैं. तो इट्स बेटर यू फर्स्ट ड्राई योर बॉडी प्रॉपरली विद अ टाल एंड देन वियर योर क्लोथ्स. आप किसी के साथ टाल शेयर मत करो. आप कॉमन वॉशरूम्स मत यूज करो. अपना स्पेयर, आपका अपना हाइजीनिक वॉशरूम होना चाहिए. आपका खुद का अलग से सोप या बॉडी वॉश होना चाहिए. किसी का लूफा या सोप आपने शेयर नहीं करना. टाल भी शेयर नहीं करना. कॉमन स्विमिंग पूल में अगर आप नहा के आते हो तो उसके बाद आप शावर लो अच्छे से. अपनी हाइजीन मेंटेन करो. अंडरवियर्स और अंडरगारमेंट्स को आप रोज अच्छे से धोकर धूप में सुखाओ. और जो बारिश का मौसम होता है स्पेशली, उसमें उनको उल्टा करके प्रेस भी करो, जिससे कि जो भी फंगल मोल्ड्स अगर ग्रो कर भी रहे हैं तो वो उससे किल हो जाएं स्टीम प्रेस से. और बॉडी जहाँ पे स्वेट एरियाज होते हैं उनमें अच्छे से आप पाउडर लगाओ. ये मेन मेजर्स होते हैं जिनसे हम अपनी स्किन को फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं. बिल्कुल, तो फंगल इन्फेक्शन होने से बचा जा सकता है। ज़रूरी है कि हम हाइजीन का ध्यान रखें, जो स्टेप्स डॉक्टर ने बोले हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है, ये बहुत ज़रूरी है। कोई खास ऐसे मौसम होते हैं डॉक्टर, जहाँ पे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं? जी, रेनी सीजन में हमेशा फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है. रेनी सीजन एंड समर सीजन, क्योंकि समर्स में स्वेटिंग ज्यादा होती है और रेन्स में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है. तो ये फंगस के लिए बेस्ट वेदर होता है टू ग्रो. ओके,
बिल्कुल, तो रेनी सीज़न में ज़्यादा चांसेस होते हैं। डॉक्टर ये भी आपसे जानना चाहेंगे होता क्या है कई बार हमें समझ में नहीं आता, बहुत सारे ऐसे स्किन इन्फेक्शन है, स्किन एलर्जीज़ है जिसमें स्किन में इचिंगनेस रहता है, बार-बार हम उसे इच करते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप हमें बता सकें हाउ डज़ फंगल इन्फेक्शन लुक्स लाइक, दिखता कैसे है? ताकि हमें पता हो कि ये फंगल इन्फेक्शन है, कंटेजियस है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे डर्मैट्स भी होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोस प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप घर पे ही पता कर पाओ कि ये फंगस तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताने के लिए मॉर्फोलॉजिकली ये राउंड कलर, रेड कलर में राउंड ओवल शेप्ड स्किन मार्किंग्स हो जाती हैं, पैचेस बन जाते हैं, और जो बॉर्डर होता है वो एलिवेटेड होता है। उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको हम पैप्यूल्स कहते हैं। ये हमेशा सर्कल पैटर्न में ही होती है और स्प्रेड करती है। बाकी हमेशा ये बेटर रहता है आपकी स्किन पे कोई भी मार्क बन रहा हो या आपको इचिंग हो रही हो, कोई भी सिम्टम आ रहा हो, आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एग्जामिनेशन जरूर कराओ। बिल्कुल, तो स्किन में कुछ भी अगर नॉर्मल नहीं है, लग रहा है कि रैशेज़ हैं, पैचेज़ हैं, इचिंग हो रही है, कुछ भी है, एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट नॉर्मल, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ताकि तुरंत आपका इलाज हो सके, डायग्नोस हो सके कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है। लेकिन होता क्या है डॉक्टर, आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री विद मी, इन आवर सोसाइटी बिकॉज़ यू नो ओवर द काउंटर एप्लीकेशंस और मेडिसिन्स बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। लोगों में आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग-अलग हमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं और स्किन एक बहुत ईज़ी टॉपिक है डिस्कस करने के लिए उनके लिए, तो बहुत ईज़िली स्किन को लेकर अलग-अलग डीआईवाईज़ बताए जाते हैं। कुछ हमारे होम रेमेडीज़ होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिसे हम फॉलो करते हैं। तो कई बार सेल्फ मेडिकेट भी हम करने लगते हैं और कई महीने तो तक जब हम सेल्फ मेडिकेट कर चुके होते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, दैट्स व्हेन वी गो एंड लैंड अप इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर। So my question to you is why we should not go for home remedies, DIYs, or over the counter applications or medications. देखो, जब भी हम किसी केमिस्ट के पास जाते हैं मेडिसिन लेने, तो वो यूजुअली ये उनकी टेंडेंसी होती है कि मैं इसको जल्दी से ठीक कर दूं और इसको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो वो हमको दे देते हैं स्टेरॉइड्स। और जब हम स्टेरॉइड्स फंगल इन्फेक्शन के ऊपर लगाते हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। जो वो मैं आपको बता रही थी कि सर्कुलर राउंड रेड कलर के पैटर्न्स होते हैं स्किन पे, वो वैसे नहीं रहते और वो बिल्कुल चेंज हो जाता है स्टेरॉइड लगाने से। यानी कि वो एक बार तो बैठ जाता है, लेकिन जब स्टेरॉइड लगाना बंद करते हैं तो वो और ज्यादा फैल जाता है। तो डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है पता करना कि क्या सच में ये फंगस ही थी, क्योंकि स्टेरॉइड लगा के उसकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो इसीलिए हमको वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टेरॉइड लगाते हैं तो वो डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है और उस पे एंटी फंगल्स भी प्रॉपरली एक्ट नहीं करते। जो दवाई होती है वो भी ज्यादा टाइम लेती है और ज्यादा डोज में देनी पड़ती है। स्टेरॉइड या होम रेमेडीज करने वाली फंगस बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है ट्रीटमेंट के। इसलिए हमको ये डीआईवाईज, होम रेमेडीज, स्टेरॉइड्स और ये सब यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो बहुत कॉमनली हम करते हैं वो है नारियल का तेल लगाना। कुछ भी प्रॉब्लम हुई स्किन में तो हमें लगता है कि नारियल का तेल लगा दो, एलोवेरा जेल लोग डायरेक्टली प्लांट से लाके लगाते हैं, ये बहुत कॉमन है। फंगल इन्फेक्शन के केस में अगर कोकोनट ऑयल या दूसरा कोई तेल या फिर एलोवेरा जेल लगाया जा रहा है तो क्या वो ठीक है या वो कंडीशन को और खराब कर सकता है? देखो, अगर आप एलोवेरा जेल डायरेक्टली प्लांट से लेकर लगाते हो तो उससे आपको बर्न्स या रैशेस भी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं ओपीडी में जो बताते हैं कि हमने एलोवेरा डायरेक्टली प्लांट से लगा लिया था और उनकी स्किन रिएक्ट कर जाती है, येलो हो जाती है, और उसमें उसके बाद हमको उसको ठीक करने के लिए मेडिकेशन दे स्टार्ट करना पड़ता है। कोकोनट ऑयल की जहां तक बात रही, वो हार्मलेस है, उसको आप लगा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें स्किन को ड्राई रखना होता है, तो वहां पे कोकोनट ऑयल का काम नहीं आएगा।
वैसे ड्राइनेस के लिए या विंटर सीजन के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बल्कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ उसको बाकी ऑयल से, जैसे ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब मैं मना करती हूँ लगाने के लिए। कोकोनट ऑयल ही बेस्ट रहता है, बट नॉट ऑलवेज। वही है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो, अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं तो आप लगा लो, अदरवाइज नहीं। और एलोवेरा जेल तो बिल्कुल भी डायरेक्टली प्लांट से लेकर लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, भले ही वो आप नहीं समझ पा रहे हो कि फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाइए। ये बहुत जरूरी है कि पता चले कि क्या है, क्यों है, और उस तरह से उसका इलाज हो सके। नहीं तो कई दफे होता ये है कि हम ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, फ्रेंड या फैमिली में किसी को हुआ था उसका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर रहे हैं, और बहुत टाइम तक हम ये करते करते जब थक जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि अब तो इलाज और ज्यादा लंबा चलेगा क्योंकि आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर ली है केस को। अगर आप पहले आते तो बहुत आसानी से इलाज हो जाता। क्या ऐसा भी होता है डॉक्टर, बहुत सेल्फ मेडिकेशन के बाद हम जब पहुंचते हैं तो इलाज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? हाँ जी, कई बार हो जाता है, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने एलोवेरा जेल, नॉर्मल स्किन थी, ग्लो के लिए एलोवेरा जेल लगा लिया, उससे आपकी स्किन बर्न हो गई। अब अगर बर्न हो गई है स्किन या कोई रिएक्शन हो गया है तो उसके लिए तो मेडिसिन देनी पड़ेगी ना। नॉर्मल स्किन थी, उस पे ग्लो चाहिए था, आप डॉक्टर के पास जाते, वो आपको कोई सनस्क्रीन रिकमेंड करते, कोई और ग्लो के लिए डीपिगमेंटिंग क्रीम रिकमेंड करते, तो वो इलाज जो होता वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता और उसमें कोई रिएक्शन ना होता, जिसके लिए हमको मेडिसिन देके पहले वो बीमारी ठीक करनी पड़ेगी, बाद में हम ग्लो की बात करेंगे। तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन का तो सच में कोई बेनिफिट नहीं होता। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, जैसे वो बताएं उसके हिसाब से कर लो, आपका ट्रीटमेंट भी शॉर्ट रहेगा, मेडिसिन की डोज भी कम रहेगी और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। राइट। डॉक्टर, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, फंगल इन्फेक्शन मान लो उनको हुआ है, उनको नहीं पता क्या हुआ है लेकिन इच हो रहा है, रैशेस हैं, जो भी है, तो क्या कोई टेस्ट करना पड़ता है टू फाइंड आउट वेदर इट्स फंगल इन्फेक्शन और समथिंग एल्स, या फिर जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन यू आर श्योर कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है? वैसे तो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से, एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है, लेकिन बहुत ही टिपिकल कभी कभी एक केस होता है 100 में 1 या 2, जिनमें हमको एक टेस्ट कराना पड़ता है। स्किन स्क्रैपिंग्स होती हैं, वो उसको KOH मोल्डिंग बोलते हैं। उसमें हम पेशेंट की स्किन से कुछ स्क्रैपिंग्स लेते हैं, स्केल्स को लेकर KOH में माउंट करते हैं स्लाइड पे और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो अगर उसमें फंगल हाइफे मिलते हैं, पॉजिटिव है इसका मतलब टेस्ट, यानी कि उसको फंगल इन्फेक्शन है। और अगर फंगल ग्रोथ हाइफे नहीं मिलते तो दैट मीन्स पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन नहीं है, कुछ और है। तो बहुत ही ओके। सिंपल सा टेस्ट होता है, 15-20 मिनट्स में हो भी जाता है। और फंगल इन्फेक्शन है ये पता चलने के बाद फिर किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है? क्या कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है डॉक्टर? पहले तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट का एज, वेट कितना है, उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, HIV तो नहीं है, उसके हिसाब से हम उनको मेडिसिन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट हमारे पास एक प्रेग्नेंट फीमेल आ जाती है तो उसको हम जो मोस्ट कॉमन एंटी फंगल हम यूज करते हैं, इट्राकोनाजोल, वो नहीं देते, क्योंकि वो कैटेगरी C ड्रग है, वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है फॉर द फीटस। तो उनको हम कैटेगरी B यानी कि सेफर ड्रग्स देते हैं, जैसे टर्बिनाफिन होती है, दैट इज सेफ इन प्रेगनेंसी। तो इसीलिए थॉरो एग्जामिनेशन और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की। सबसे पहले हमें पूरा पता होना चाहिए कि पेशेंट किस कैटेगरी में लैंड अप कर रहा है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन प्लान करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एग्जामिनेशन में रहती है काउंसलिंग। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, एश्योर करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा और उसको ये प्रॉब्लम है और इसकी जनरल प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, जैसे स्किन को ड्राई रखना, सॉक्स डेली चेंज करना, गीला नहीं रहना, अंडरगारमेंट्स डेली चेंज करना, पाउडर लगाना, कॉटन के कपड़े पहनना, एक्सेट्रा। फेयर इनफ।
डॉक्टर, चूंकि हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं और बार बार हम ये भी बात कर रहे हैं इस सेशन में कि कितना कंटेजियस होता है, कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान को, और कई बार एक इंसान से एक बॉडी पार्ट में जो हुआ है दूसरे बॉडी पार्ट में भी वो फैलता है। ऐसे में अगर एक फैमिली में एक पेशेंट है तो क्या एहतियात बरतने चाहिए, फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? फैमिली मेंबर्स को ध्यान रखना चाहिए स्पेशली कि वो टाल्स शेयर ना करें, बेड लिनन शेयर ना करें, क्लोथ्स अलग हो, सोप भी अलग हो, उनका कॉम्ब अलग हो अगर बालों में है इन्फेक्शन, नेल कटर भी इवन अलग होना चाहिए अगर नेल्स में है इन्फेक्शन। तो उनको सेपरेट बेडरूम देना चाहिए सोने के लिए भी, क्योंकि इकट्ठे सोते भी हैं अगर तो चादर शेयर होती है या स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है। तो बिल्कुल जी, आइसोलेशन ही रखना चाहिए इसमें भी। हाँ। बिल्कुल। तो आइसोलेशन ही रखना चाहिए और ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जिस पेशेंट को है फंगल इन्फेक्शन वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ट्रीटमेंट पूरा फॉलो कर रहे हैं। फॉलो की बात इसलिए की डॉक्टर, अगेन एक बिल्कुल। बहुत कॉमन टेंडेंसी हमारे सोसाइटी में है। मान लीजिए मैं आपकी पेशेंट हूँ, मैं आपके पास गई, आपने मुझे 3 महीने का मेडिकेशन लिखा, मैंने 1 महीना लिया, 1.5 महीना लिया, बिकॉज अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, अब फंगल इन्फेक्शन उस तरह से नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रैशेस इचीनेस नहीं है, तो मैं सोचूंगी अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, दवाई खाने की क्या जरूरत है, बंद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, मैं फिर से जाऊंगी, दवाइयां लेकर आऊंगी, फिर से शुरू कर दूंगी। वी नॉर्मली डोंट कीप आवर डॉक्टर्स इन द लूप, हम बिना डॉक्टर को बताए, बिना डॉक्टर से पूछे हम अपना, भले ही डॉक्टर से हम इलाज करा रहे हैं लेकिन उसमें भी जो मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन है वो हम खुद कर लेते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी से जुड़ी हुई एक चीज कि आजकल जिसका आपने भी जिक्र किया कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, कि दवाइयां काम ही नहीं करती हैं बॉडी पे, तो क्या उसका भी उसकी भी एक वजह ये हो सकती है? बिल्कुल। अगर हम एंटी फंगल्स एक बार किसी पेशेंट को स्टार्ट करते हैं तो उसको ये चीज हम जरूर गाइड करते हैं कि आपको हो सकता है 6 से 8 हफ्ते एंटी फंगल्स लेने पड़े, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो माइकोलॉजिकल क्योर नहीं होगा। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल क्योर से हमारी फंगस ठीक नहीं होती। जब तक माइक्रोस्कोप में फंगस दिखनी बंद ना हो जाए उसके 2 हफ्ते बाद तक भी हम बोलते हैं कि आपने मेडिसिन लेनी है, नहीं तो वो दोबारा फैलती है। और अगर दोबारा फैलती है तो जो एंटी फंगल हमने पहले दिया था जरूरी नहीं है कि वो एंटी फंगल दोबारा काम करे ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं ना कि एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो 5 दिन का या 7 दिन का कोर्स पूरा करें। ऐसे ही एंटी फंगल्स के साथ होता है कि जब तक आपका डॉक्टर खुद से मना ना कर दे कि अब आप लेनी बंद कर सकते हैं तब तक आपको बंद नहीं करनी होती। नहीं तो ये फंगल इन्फेक्शन इतनी हाईली रिकरेंट डिजीज है कि एक बार किसी को हो जाए तो वो यही बोलते हैं कि हमारी तो ठीक ही नहीं होती जी, हर महीने हुई रहती है। बिल्कुल, तो बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आप इसे ठीक कराइए। और जैसा कि हम बार-बार कह रहे हैं कि ये फैलता बहुत जल्दी है। आपने अगर ठीक से नहीं इलाज कराया तो बहुत चांसेस है कि आपके भी दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैलेगा और आपसे दूसरों को फैलेगा, आपकी फैमिली के लोगों को फैलेगा। डॉक्टर, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अगर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हम हैं, जहाँ पे हमारी फैमिली है, तो हम अपनी फैमिली को कैसे बचाएँ अगर हमें हो गया फंगल इन्फेक्शन। कई बार होता है कि हम ओपन एरिया में जा रहे हैं, मान लीजिए मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन वो कुछ मौसम जब मुझे पता है कि फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत बढ़ते हैं, अगर मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ, बस में ट्रैवल कर रही हूँ, से जिम जा रही हूँ, तो हो सकता है किसी ने ठीक पहले वो रॉड वहां पर टच किया हो, उन ट्राइसाइकल्स एक्सेट्रा पे बैठे हो, और मुझे भी एक डर तो है कि कहीं मुझे ना फंगल इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे बार बार होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं क्या एहतियात बरतूं जहां पे हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में नहीं है, क्या कर सकते हैं? देखिए फंगल इन्फेक्शन कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो है नहीं, इससे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती है। मेनली स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ही स्प्रेड करती है। तो इट इज नॉट लाइक कोविड जिसमें हमें मास्क लगा के रखना पड़ता था या टच करने से ही हो जाता था। तो ऐसे नहीं होता है। किसी सरफेस पे कोई बैठा था और आप उसके ऊपर आके बैठ गए, उससे ये फंगल इन्फेक्शन कभी स्प्रेड नहीं करता।
तो मेनली क्लोज कांटेक्ट हो स्किन टू स्किन 10 to 15 मिनट्स का, उसके बाद ही ये इन्फेक्शन यूजुअली स्प्रेड करता है। और उन्हीं लोगों में ज्यादातर स्प्रेड करता है जिनकी स्किन में कोई कट्स हैं, वुंड्स हैं, या स्किन का एपिथेलियम ब्रीच्ड है कहीं पर, या फिर इम्यूनिटी बहुत लो है, पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको एड्स है, या फिर कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में वो लैंड अप कर चुके हैं, तभी ज्यादातर ये इन्फेक्शन होता है। हेल्दी इंडिविजुअल को जिसके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जनरल प्रिकॉशंस ले रहा है, तो अपनी लाइफ टाइम। हम लगातार बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस पे, किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, हो जाए तो क्या ऑप्शंस है, किस तरह से डायग्नोस होता है, किस तरह से ट्रीटमेंट्स होते हैं, और क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि चूंकि ये फैलता है तो हम अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, और वक्त रहते ही करवाएं। वक्त रहते यानी जब हमको हुआ है, लग रहा है कुछ दिक्कत है, तो हमको तुरंत जाके इलाज कराना चाहिए, ताकि हम फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उससे बच सके। जैसा कि हमें डॉक्टर साक्षी बता रही थी कि इलाज बहुत आसानी से हो सकता है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम जैसे ही हमें फील हो रहा है कि स्किन पे कुछ एक रैशेस हैं, इन्फेक्शन है, या किसी तरह की प्रॉब्लम है, इचिंग हो रही है, तो हम बिना वक्त ज़ाया किए, बिना होम रेमेडीज DIYs ट्राई किए, सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। वो हमें हेल्प करेंगे समझने में कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे ठीक होगा, और उन्हें फॉलो करना। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना ये भी बहुत जरूरी है। तो पर्सनल हाइजीन हम इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले अपने कपड़े साफ रखें, कॉटन के कपड़े पहने, और जब भी नहाए तो कोशिश करें कि 2 बार नहाए हम दिन में। और पसीना जहां जहां, स्वेटिंग जहां जहां एक्यूमुलेट होती है, उन जगहों को साफ रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इफ यू आर प्रोन टू हैविंग फंगल इन्फेक्शन। अगर बार बार फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो समझ जाइए कि या तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर ठीक से इलाज पूरा नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है हम इलाज शुरू तो करते हैं लेकिन इलाज कंटिन्यू नहीं करते हैं, बीच में ही इलाज लेना छोड़ देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना पूरा इलाज कराएं, जैसा कि डॉक्टर ने बोला वो करें। फंगल इन्फेक्शन स्किन पर तो होता ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा नेल्स में भी होता है, कई बार स्कैल्प में भी होता है। डैंड्रफ के रूप में कई बार हमें फंगल इन्फेक्शन दिखता है और हमें लगता है कि ये डैंड्रफ है, लेकिन हो सकता है कि वो फंगस की वजह से हुआ हो। नेल्स में जिन्हें फंगल इन्फेक्शन होता है, खास तौर पे वो लोग जो बहुत ज्यादा पानी का काम करते हैं, हाथ या पैर जिनके ज्यादा पानी में रहते हैं, तो ऐसे में नेल्स जो फिंगर्स पे है वो ज्यादा प्रोन हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के। और फंगल इन्फेक्शन अगर नेल्स में हुआ है तो ट्रीटमेंट का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो पूरा एक टाइम लेता है जो दवाइयां हैं वो वर्क करने में, क्योंकि नेल का हम सब जानते हैं अपना एक साइकिल है। स्कैल्प में भी बच्चों में बहुत कॉमन होता है फंगल इन्फेक्शन, बहुत देखा जाता है, बड़े में भी होता है। जैसे में अगर डैंड्रफ है तो सिर्फ ये सोच के ढेर सारा तेल मत लगाइए कि इससे हमारा डैंड्रफ ठीक हो जाएगा, हो सकता है वो फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन में अगर हमने तेल लगा लिया तो फिर ये हो सकता है कि हम फंगल इन्फेक्शन को एक तरह से खाना खिला रहे हैं, फीड कर रहे हैं, और फंगल इन्फेक्शन को हेल्प कर रहे हैं और ज्यादा ग्रो करने में। बहुत जरूरी है हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस पर, और हमारे साथ है डॉक्टर साक्षी सिंगला। कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर हम उनसे कांटेक्ट करने की और कनेक्ट उन्हें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पे। फंगल इन्फेक्शन उस मौसम में ज्यादा होता है जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए बहुत ज्यादा पसीना जब आता है, बारिश का मौसम है, या गर्मियों में, गर्मियों के बाद जब बारिश का मौसम आता है, ठंड में भी ये जो ट्रांजिशंस होते हैं मौसम के, तब भी फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत देखने में मिलते हैं। कई बार हम ओवर द काउंटर जाके दवाइयाँ ले आते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशंस ले आते हैं, वो कॉम्बिनेशन क्रीम हो सकता है, कॉम्बिनेशन ट्यूब हो सकता है, स्टेरॉइड्स उसमें हो सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक तरह से हमारी स्किन जो है एडिक्ट हो जाती है उस क्रीम की। तो हमने लगाया, इनिशियली हमको लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिल रहे हैं, हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी लग गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमारी स्किन को अब इसकी आदत लग गई है, और जिस मोमेंट पे हम वो क्रीम नहीं लगाते हैं, our skin starts behaving differently, और धीरे धीरे वो जो अच्छा असर दिख रहा था वो बहुत बुरे असर में तब्दील हो जाता है। तो ये ना हो, ये भी जरूरी है कि इसका भी हम ध्यान रखें, और इसके लिए जरूरी है कि हम जाए एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास।
तो आज हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस पे, ऑल अबाउट स्किन वेलबींग में। और इसमें हमारे साथ डॉक्टर साक्षी सिंगला जुड़ी हुई हैं, और किसी टेक्निकल वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से हम एक बार फिर उनसे संपर्क। तो स्किन पर जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके अलावा नेल्स और स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उस पर भी हम डॉक्टर से जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से ठीक होगा, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कितना वक्त वो लेते हैं ठीक होने में। और क्या एक बार अगर प्रॉपरली फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवा ले तो देयर आर गुड इनफ चांस कि अब वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि बार बार कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन रिकरेंस का प्रॉब्लम होता है। तो इन्हीं सब चीजों पे अब हम सवाल करेंगे डॉक्टर साक्षी से, जो आज की हमारी स्किन एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं भिवानी हरियाणा से। तो डॉक्टर साक्षी सिंगला से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से नेल्स में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उससे हम बच सके। कई लोगों को रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन का ही एक और नाम है, लेकिन जो पैरों में या फुट पे या टोज के बीच में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, अगेन वेरी कॉमन, उसकी समस्या बहुत होती है। और उन लोगों को बहुत होती है जिनके पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो एंटी फंगल पाउडर्स क्या इसमें इफेक्टिव हो सकते हैं, क्या करें? अगेन हाइजीन का हमें ध्यान रखना है, हमें मोजे साफ पहनने हैं, मोजे पहनने से पहले थोड़ा एंटी फंगल पाउडर अगर हम स्प्रिंकल कर ले तो इससे भी हमें काफी रिलीफ मिलता है। और जूते भी आपके जो हैं उनके अंदर बहुत वक्त जो है पसीना एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब भी समय मिले तो हम थोड़ा अपने शूज को ओपन करके थोड़ा एयर पास होने दें, ये भी जरूरी है। तो फंगल इन्फेक्शन पर हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर साक्षी सिंगला से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और जो हमारे सवाल है वो हम डॉक्टर साक्षी सिंगला से पूछ सके। वेलकम बैक डॉक्टर। नेल फंगल इन्फेक्शन पर अब हम आना चाहेंगे। नेल फंगल इन्फेक्शन ओके। किन लोगों को ज्यादा होता है, और हो तो क्या करना है, कितना लंबा इलाज चलता है? नेल फंगल मेनली उन लोगों में ज्यादा होता है जो लोग मैनिक्योर पार्लर से कराते हैं बार बार, या फिर उनके हाथ बहुत ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक गीले रहते हैं, जैसे राइस फील्ड में फार्मर्स। ऐसे लोगों में नेल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। और ये दिखता कैसा है, जो नेल होता है वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाता है, यानी बार बार टूटने लगता है, और अंदर से येलोइश कलर की डिस्कलरेशन होने लगती है, नेल पीला पड़ने लगता है। कितना लंबा इसका इलाज चलता है डॉक्टर? किस तरह से इलाज किया जाता है? तो इसका इलाज यूजुअली काफी लंबा चलता है। अगर हम हैंड नेल्स की बात करें तो 6 मंथ्स, और टो नेल्स की बात करें तो 9 मंथ्स के अराउंड ट्रीटमेंट चलता है। ओके डॉक्टर, स्कैल्प में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। वी वुड लाइक यू टू शेड सम लाइट ओवर दैट। स्कैल्प में यूजुअली फंगल इन्फेक्शन बच्चों में होता है जो स्कूल गोइंग एज ग्रुप में होते हैं। और इसमें जो हम सोल्यूशंस या क्रीम्स देते हैं वो एक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो हेयर रूट के अंदर होता है, तो वहां तक हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो पेनिट्रेट नहीं करती। तो मेनली जो रोल होता है वो ओरल एंटी फंगल्स का होता है, यानी जो हम टैबलेट या सिरप फॉर्म में देते हैं वही एक्ट करती है। और ये भी कई ओके। टाइप्स का होता है, जैसे ग्रे पैच, कीवियन, फेबिस। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। हाँ जी। डॉक्टर, कई लोगों को लगता है कि अगर सर में कुछ हुआ है, स्कैल्प में कुछ हुआ है, तो अगेन तेल लगा लेते हैं, तेल से सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए अगर फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प में हो गया है और फिर तेल लगा रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप तेल लगाओगे तो आप फंगस को एक तरह से फूड प्रोवाइड कर रहे हो। ऑयल इज लाइक नरिशमेंट फॉर द फंगस। तो अगर आप तेल लगाओगे वो आपको लगेगा एक बार तो बैठ गई है, लेकिन वो एक्चुअली ज्यादा ग्रो कर रही होती है। राइट। तो इसलिए तेल हमें नहीं लगाना है, बिल्कुल और नहीं, खास बिल्कुल नहीं लगाना है। बिल्कुल, तो स्कैल्प पे तेल नहीं लगाना है। फुट में या टोज में फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है, और खास तौर पे जो लॉन्ग ऑफिस आवर्स जिनके होते हैं, लंबे वक्त तक आपको फॉर्मल शूज पहनना है, सॉक्स पहनना है, तो ऐसे में क्या करें, किस तरह से बच सकते हैं इससे? आप हमेशा जब सॉक्स पहनो तो फैब्रिक जो चूज करो सॉक्स का वो कॉटन वाला चूज करो, प्योर कॉटन।
और उसमें मिक्स ना हो। और पहले आप पाउडर डालो सॉक्स के अंदर, जो एंटी फंगल पाउडर आता है। उसके बाद आप सॉक्स वियर करो। और जो आप अपना फुटवेयर जो चूज करते हो वो बहुत ज्यादा टाइट ना हो। अगर आप कोशिश करो हम्म। कि एक नंबर बड़ा ही लो जूता, जिससे कि वो थोड़ा लूज रहे, उसमें हवा पास होती रहे थोड़ी बहुत। डॉक्टर, इससे पहले जब हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे थे तो आपने बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो किस तरह से ध्यान रखा जाता है, क्या दवाइयां दी जाती हैं, क्या नहीं दी जाती। ऐसे जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अगर क्योंकि अंडरनीथ ब्रेस्ट भी बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शन होना, तो मान लीजिए अंडरनीथ ब्रेस्ट उनके फंगल इन्फेक्शन हुआ है, लैक्टेटिंग मदर है, दूध पिलाना है, तो क्या वो फिर भी दूध पिला सकती हैं? और किन बातों का ध्यान रखना होगा, और दवाइयों में किस तरह की सावधानी बरतनी होगी? हाँ जी। तो जब फीमेल लैक्टेटिंग है तो उसको अपने निप्पल का बहुत केयर रखना है कि वो पहले ऑइंटमेंट्स लगा रही है, एंटी फंगल क्रीम्स लगा रही है और बेबी को फीड करना है, उससे पहले उसको क्लीन जरूर करे। अच्छे से क्लीन करके उसके बाद फीड कराए। और एंटी फंगल्स भी जो मिल्क से स्प्रेड नहीं होते हैं, मिल्क से जिनका ट्रांसमिशन नहीं होता है, वही वाले एंटी फंगल्स लें। वो तो डॉक्टर अपने आप ही ध्यान रखेगा। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले जरूर बताएं उनको कि हाँ, मैं लैक्टेटिंग हूँ और मेरे को उस हिसाब से प्लीज मेडिसिन देना, जिससे कि बेबी के अंदर वो मेडिसिन की डोज बिल्कुल ना जाए। निप्पल का केयर करो अच्छे से और एंटी फंगल्स खाओ, लेकिन दूध पिलाना बंद नहीं करना बिल्कुल भी। दूध तो देना ही है बच्चे को। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस की डॉक्टर, और किस तरह से किस-किस तरह से हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, हो गया तो क्या करना है? ऐसे सब तमाम सवाल भी हमारे पास हमारे कई व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं, उनके सवाल भी मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। एक हमारी व्यूअर हैं चांदनी, उनका सवाल है, कैन आई यूज़ सोप ऑन फंगल इन्फेक्शन? Yes, you can use antifungal soaps like ketoconazole based soap, laliconazole soap, that can be used. Even body washes are there for हुँ, fungus. हुँ। डॉक्टर, इंटीमेट एरियाज में, प्राइवेट पार्ट्स में, क्रॉइन्स में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, और कई बार चूंकि ये टैबू टॉपिक्स होते हैं, कई बार इस पे बात नहीं करते हैं। और कई बार पेशेंट होते हैं जो महीनों सफर कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं कि हमें है प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम। ऐसे में उन लोगों को क्या बताना चाहोगे कि क्यों जरूरी है, और किस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, प्राइवेट पार्ट्स में आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। लोगों को लगता है कि इंटीमेट होने से इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर, जैसे फिजिकल बैरियर यूज कर कर अगर आप इंटीमेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि मैंने बिल्कुल शुरुआत में लेक्चर की बताया था कि ये कैरेटिन में ही होता है, यानी कि स्किन, हेयर और नेल। और जो इंटीमेट एरियाज हैं वो म्यूकोजा है। तो म्यूकोजा में ये फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करती। तो इसीलिए आप अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, फिजिकल बैरियर्स यूज करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ही लेस हैं। ओके। एक हमारी व्यूअर है पिया, उनका सवाल है, कैन टर्मरिक क्योर फंगल इन्फेक्शन? हम होम रेमेडीज की बात कर ही रहे थे कि किस तरह से लोग जो है अप्लाई करते हैं। टर्मरिक का एक बहुत सवाल है, बहुत कॉमन एप्लीकेशन भी है जो लोग अक्सर करते हैं। टर्मरिक अप्लाई करने से तो नहीं ठीक होगा फंगल इन्फेक्शन, लेकिन हाँ, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग जरूर कर सकता है अगर आप उसको मिल्क में कंज्यूम करते हो। बट इसको एज अ एंटी फंगल आप यूज नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट अ रेमेडी। हम्म। और कई बार ये होता है डॉक्टर कि हमको लगता है कि ये होम रेमेडी है, नेचुरल है, हम लगा लेते हैं, नींबू का रस, टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर, जो मिलता है हम लगा लेते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि कई बार उनसे जलन होती है और हो सकता है वो उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा भी दे। बिल्कुल, हमारी बॉडी सबसे अच्छा हमको साइन दे देती है अपने आप ही। अगर आपकी बॉडी रेजिस्टेंस शो कर रही है किसी चीज के लिए, जैसे आपने बोला कि जल रहा है, आपने फंगस के ऊपर लहसुन या अदरक का पेस्ट लगा लिया और वो जल रहा है, तो आप तुरंत उसको वॉश कर दीजिए। आपकी बॉडी ने ही आपको साइन दे दिया कि ये मेरे को सूट नहीं कर रही।
बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें स्किन पर जो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो लगभग कितना टाइम लेता है पूरी तरह से ठीक होने में? और अगर हमने एक बार अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट कर लिया है, सो आर देयर लेसर चांसेस ऑफ रिकरेंस? यस, अगर आप प्रॉपर कोर्स कर चुके हो, 6 से 8 हफ्ते यूजुअली लगते हैं ठीक होने में। अगर आप वो कोर्स पूरा कर चुके हो और आपके डॉक्टर ने ही आपको एडवाइस किया है बंद करने के लिए मेडिसिन, तो वो यूजुअली नहीं होता। आप जनरल प्रिकॉशंस लेते रहो, वही हाइजीन वाले सारे, तो ये नहीं होता। ओके। ये पूरा जो हमारा सेशन है फंगल इन्फेक्शन पे जिसपे हमने बात की, इसमें कोई ऐसा टॉपिक जो छूट रहा हो जो आपको लगता हो जिस पे बात होनी चाहिए थी, या फिर सम अप करते हुए कुछ हमारे व्यूअर्स को आप बोलना चाहोगे? आपने इतना अच्छे से सेशन कंडक्ट करवाया कि कोई भी चीज ऐसे अनटच्ड नहीं रह गई। बट फिर भी आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो यही है कि आप ओटीटी मेडिसिन प्लीज मत लीजिए। उससे अच्छा तो आप अपना इलाज ही मत करिए, लेकिन गलत इलाज से तो बेटर ही है ना कि आप घर पे ही बैठो। क्योंकि आप उसको गलत कर लेते हो, स्टेरॉइड्स लगा लेते हो, उसके बाद तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको क्योर करना। सो मेरा तो मोटो यही रहेगा, बैन स्टेरॉइड्स इन फंगल इन्फेक्शंस, टोटल बैन। बिल्कुल, तो अगर हम वो हमारे लिए शायद बहुत ईज़िली एक्सेसिबल भी है, क्योंकि हमारे यहाँ केमिस्ट शॉप्स बहुत होती हैं, मिल जाती हैं दवाइयाँ ओवर द काउंटर, और इसलिए हम चले जाते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि वो बहुत खतरनाक हो सकती है। कई बार हम सिर्फ एक डॉक्टर का ₹500 ₹300 का कंसल्टेशन फीस बचाना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली ओटीसी कर करके हमने अपनी हालत इतनी खराब कर ली होती है कि जब तक फिर हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही होता है, और जाते हैं तो बड़ा बिल हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बड़ी हो जाती है। तो ये सब मिनिमाइज जी जी। करने के लिए प्लीज डोंट गो फॉर दी ऑल दीज, गो टू द करेक्ट पर्सन विच इज अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट इन केस देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद योर स्किन, योर स्कैल्प, योर नेल्स। So please go and consult a doctor. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साक्षी सिंगला, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया क्या होता है, कैसे हम बच सके, और हो गया है तो फिर किस तरह से इलाज हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Doctor, and viewers. Thank you for your active participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, or Instagram. तो इस पर भी आप हमारे साथ जुड़े रहे. Thank you. Have a great evening ahead. Goodbye.